Hello and welcome to our channel Kota Career Point. Myself Mahendra Singh Naruka. In this video, I am going to explain about Hamir Dev Chauhan and next I will discuss about Maharana Pratap. So this video is going to be very interesting. Please keep watching this video till the last minute. इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमीर देव चौहान और फिर उसके बाद हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। मिडिवल इंडिया हिस्ट्री बिलोंगिंग टू राजस्थान बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। सो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बनाते हैं ये। अब ये स्टूडेंट्स, दिग्विजय क्या होता है? दिग्विजय का मतलब होता है विनिंग इन ऑल डायरेक्शन, विक्ट्री टू ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में विजय हासिल करना। यानी कि आस पड़ोस के जो राजा है, आस पड़ोस के जो किंग्स है, किंगडम्स है, उनको अपने अधीन ले लेना। सो ही कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम मांडलगढ़। मांडलगढ़ इज इन भीलवाड़ा। तो मांडलगढ़ से उन्होंने टैक्स भी कलेक्ट किया, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें वहाँ के राजा अर्जुन को हराना पड़ा था। तो क्या हुआ? हरा देंगे। उसके बाद ये आगे प्रोसीड करते हैं। ही डिफीटेड परमार रूलर भोज, और वो परमार रूलर भोज को हराने के बाद में, ये परमार रूलर भोज थोड़ा साउथ में था। साउथ में था मतलब ये गुजरात वाले रीजन में था। तो वहाँ से फिर रिटर्न होते हैं, रिटर्न टू रणथंबोर वाया चित्तौड़गढ़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर और चंपा। मतलब इन जगहों से होते हुए ये क्या है, वापस रणथंबोर आते हैं। रणथंबोर आकर अपने विनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम होता है कोटि यज्ञ। कोटि यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अपनी जीत को ये क्या कर सके, कॉमेमोरेट कर सके, यादगार बना सकें। हमीर ने अपने जीवन काल में 17 बैटल्स फाइट की, जिसमें से इन्हें 16 में जीत हासिल होती है। 16 युद्धों में इन्हें जीत हासिल हुई। 17वें युद्ध में ये शहीद हो गए लड़ते हुए। तो चलिए हम 17वें युद्ध के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने रणथंबोर पर जीतने का एक प्रयास किया था, भरसक प्रयास किया था रणथंबोर को जीतने के लिए। बट अफसोस उसे वो नहीं मिल पाया। क्या है, क्यों है, जानते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो हमीर की बढ़ती हुई ताकत से खुश नहीं था। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो रणथंबोर में जाने के, रणथंबोर फोर्ट को घेरने के लिए वो झाइन से होते हुए जाता है। झाइन एक गेटवे है, झाइन का जो किला है वो गेटवे है। तो वो झाइन से होते हुए रणथंबोर जाता है, फोर्ट को सराउंड करता है। काफ़ी दिनों तक वो अपना वहाँ डेरा डालकर रखता है, बट डिड नॉट सक्सीड। उसे अपनी कामयाबी हासिल नहीं होती है, उतना पावरफुल वो इतना नहीं निकाल पाता है। जब सुल्तान सक्सीड नहीं हुआ तो उसने प्लान किया कि सब कुछ बंद कर दे, बोरिया बिस्तर बांध कर वो वापस से अपने गांव चला जाए, माफ़ कीजिएगा, वापस से अपनी राजधानी दिल्ली चला जाए। फाइनली इन 1291 जून ही लेफ्ट रणथंबोर एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली। तो ये जलालुद्दीन खिलजी की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। 1296 में एक नया पॉपुलर राजा बनता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रयासों के बारे में रणथंबोर को जीतने को लेकर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सीधे तौर पर तो नहीं लड़ सकता था उससे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हमीर देव पर एक उसने बहाना ढूंढ लिया। वो एक्सक्यूज़ क्या था? व्हाट वाज द एक्सक्यूज़ टू अटैक ऑन हमीर देव चौहान? तो एक्सक्यूज़ ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजीज रेबल वॉज नेम्ड मोहम्मद शाह। वो हमीर देव के पास में क्या है, शरण के लिए चला गया। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी का जो विद्रोही व्यक्ति था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह जो है वो एक मंगोलियन कमांडर था, मंगोल देश का सेनापति था, और वो कब्रू के साथ मिलकर अलाउद्दीन की सेना से काफ़ी लूट का माल लेकर हमीर के पास पहुँच गया। हमीर ने उसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब अलाउद्दीन ने कहा कि तुम इसकी रक्षा करोगे तो तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, और फाइनली इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता। अलाउद्दीन वॉज फ्यूरियस एट दिस पॉइंट एंड देयरफॉर ही ऑर्डर्ड द इन्वेजन ऑफ रणथंबोर। अलाउद्दीन इस पर काफ़ी
क्रोधित हुआ और उसके बाद आदेश दिया कि रणथंभौर पर आक्रमण किया जाए। अलाउद्दीन सेंट आर्मी अंडर उलुग खान एंड नुसरत खान, यानी कि उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी और ये उसने 1299 में किया। 1299 में उसने एक सेना भेजी, एक दल भेजा अपना, और इसका नेतृत्व था उलुग खान और नुसरत खान के ऊपर था। तो जैसे कि सबसे पहले इन्होंने झाइन पर अटैक किया, क्योंकि ये क्या था, गेटवे था रणथंभौर का। उस समय हमीरदेव चौहान मौन व्रत पे थे, क्योंकि वो कोटि यज्ञ कर चुके थे। हमीर ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा, एक का नाम था भीम सिंह, दूसरे का नाम था धर्म सिंह। भीम सिंह एंड धर्म सिंह वेंट टू कन्फ्रंट द आर्मी, और उन्होंने बखूबी अपना योगदान दिया। उन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई की और उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। दे डिफीटेड अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी वेरी बैडली। नॉट ओनली दिस, दे ऑल्सो लूटेड देयर बूटी, यानी कि वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना के पास जो भी रसद थी, सामग्रियाँ थी, हथियार थे, घोड़े थे, सब लूट लिए उन्होंने। और जैसे ही वो रणथंभौर फोर्ट पहुंचते उन्हें एक खबर मिलती है कि वंस अगेन अलाउद्दीन्स आर्मी अटैक्ड ट्रीचरसली, यानी कि उन्होंने धोखे से पीछे से वार कर दिया है। और इस वार का जो है राजपूत आर्मी सामना नहीं कर पाई एंड राजपूत आर्मी वाज डिफीटेड। बेसिकली होता क्या है कि धर्म सिंह और भीम सिंह के बीच में डायलॉग होता है। भीम सिंह कहता है कि तुम जाओ सामान लेकर, मैं अकेला ही उलुग खान और नुसरत खान को ख़त्म करके आता हूँ, अलाउद्दीन की आर्मी को हरा देता हूँ। धर्म सिंह जाने को तैयार नहीं था, बट एनी हाउ किसी तरह से उसे प्रॉमिस करवा कर धर्म सिंह को भेज देता है और भीम सिंह लड़ते हुए शहीद हो जाता है। और उसके साथ ही ये जो उसकी आर्मी है वो भी हार जाती है। तो राजपूत आर्मी वॉज डिफीटेड। उलुग खान ने देखा कि यहाँ पर तो उन्हें जीत हासिल हुई है, लेकिन उलुग खान जो है वापस दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाकर सारी बातें बताता है कि किस तरह से हमीरदेव चौहान के सेनापति धर्म सिंह, भीम सिंह पावरफुल है, उनको इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए कुछ और स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, अगली स्लाइड्स में देखते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है कि अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, सुल्तान्स आर्मी सराउंडेड द फोर्ट फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक उन्होंने फोर्ट को सराउंड करके रखा था और देखा कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका एक सेनापति नुसरत खान जो है वो मारा गया। जब उस रणथंभौर किले को तोड़ा जा रहा था तो उस समय एक कैनन के प्रभाव से, कैनन यानी कि जो ऊपर से जो पत्थर बरसाए जाते हैं, तो उस पत्थर के प्रभाव से, उस पत्थर के हिट करने से नुसरत खान की मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ ही जो है तुर्किश आर्मी यहाँ वहाँ भागने लगती है। So, seeing all this, उलुग खान sent the news of the death of नुसरत खान, और अलाउद्दीन को कहता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी भेजो। अलाउद्दीन ने गंभीरता ली, सिचुएशन को जाना और उसके बाद में उसने एक बहाना ढूंढा। वो बहाना क्या था? बहाना था कि हम फ्रेंडशिप करेंगे। दे प्लान ट्रीजन ऑफ फ्रेंडशिप। सो अलाउद्दीन प्लान ट्रीजन ऑफ फ्रेंडशिप। उसने एक दोस्ती के नाम पर धोखेबाजी की और इसका उसने गैर वाजिब फ़ायदा उठाया, टुक इलीगल एडवांटेज। और इस एडवांटेज को उसने रणमाल और रतिपाल नाम के 2 भरोसेमंद, जो कि ये भरोसेमंद व्यक्ति थे किसके, हमीरदेव चौहान के, उनसे उसने क्या किया, रिश्वत दे दी। द सुल्तान ब्राइब्ड रणमाल एंड रतिपाल, ये कहते हुए कि तुम्हें पूरे पूरे किले का कंट्रोल दे दिया जाएगा, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमसे हाथ मिला लो। फिर क्या था, उन्हें उस किले के बारे में, सीक्रेट रास्तों के बारे में पता चल गया और इसका उन्होंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। वहीं दूसरी ओर इन तुर्किश आर्मी ने इस फोर्ट को काफ़ी दिनों से, यहाँ तक कि 1 साल से अधिक समय हो चुका था, तो इस वजह से क्या है कि फोर्ट के अंदर खाने पीने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई, बहुत बड़ा संकट खड़ा हो चुका था। सीवियर स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अकर्ड इनसाइड द फोर्ट। तो इस कंडीशन में अमीर ने ये डिसाइड किया कि राजपूत आर्मी फोर्ट के दरवाजे खोल देंगी और एग्रेसिवली लड़ेगी। पहले कैसे लड़ रहे थे? डिफेंसिवली लड़ रहे थे,
प्लान के साथ लड़ रहे थे, फोर्ट्स के दरवाजे बंद और फोर्ट्स के बाहर से वो डिफेंसिव स्ट्रेटेजी करके लड़ते थे। बट ईयर आफ्टर उन्होंने कुछ अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि फूड ग्रेन्स की सीवियर स्कैर्सिटी थी और इसके अलावा उनको रास्ते भी तो पता चल चुके थे उन्हें, अलाउद्दीन की आर्मी को, सुल्तान की आर्मी को। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक फियर्स बैटल होता है दोनों ही आर्मीज के बीच में और लड़ाई होती है। बिफोर द अटैक राजपूत वुमेन परफॉर्म्ड जल जोहर अंडर द गाइडेंस ऑफ हमीर्स क्वीन रंगदेवी एंड हिज डॉटर पद्मला। हमले से पहले ऐसी आशंका लग रही थी राजपूत महिलाओं को कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने जल जौहर कर लिया, यानी कि जल कुंड में डूबकर उन्होंने आत्महत्याएं कर ली। और ये किया गया हमीर की रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के लीडरशिप में। और इसके बाद में राजपूत सोल्जर्स ने ऑरेंज क्लोथ्स पहनकर, मतलब केसरिया कपड़े पहनकर लड़ाई शुरू कर दी, ड्रेस्ड अप इन ऑरेंज क्लोथ्स एंड फॉट वेरी फियर्सली। और इसमें हमीर जो है रक्षा करते हुए अपने लोगों की शहीद हो जाता है। सो फाइनली क्या होता है कि अलाउद्दीन जो है रणथंभौर 11 जुलाई 1301 को जीत जाता है। हालांकि ये जीत उसकी धोखे से ही थी, बट ही गॉट विक्ट्री ऑन रणथंभौर। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी उसके लिए, वो किला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, जो हमीर के एक सेनापति थे रणमल रतिपाल, इनको ये कहकर मार दिया कि जो अपने स्वामी के भरोसेमंद नहीं है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे कि तुम मेरे लिए भी कुछ भविष्य में भरोसेमंद रहोगे। सो आई ऑल्सो लाइक टू किल यू, और उन्हें भी मार दिया। हमीर के बारे में कहा जाता है कि हमीर देव चौहान अपने वादे का पक्का था। ही प्रोमिसेस, ही डिलीवर्ड एवरी प्रोमिसेस। और इसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर दिया अपने वचन के लिए कि मैं मोहम्मद शाह को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। अलाउद्दीन खिलजी, मैं तुम्हें मोहम्मद शाह को नहीं सौंपूंगा क्योंकि ये मेरी शरण में आया हुआ है। तो ये कहानी थी टेररिस्ट किलर राजपूत किंग हमीर देव चौहान की। बात करते हैं इसे कुछ कंस्ट्रक्शंस की, उसने क्या निर्माण किया। देखिए, उसके पिता जो थे जय सिंह या जैत्र सिंह, इन्होंने 32 साल तक रूल किया। 32 साल तक रूल किया तो वो एक न्याय की परिभाषा थे, और इसीलिए उन्होंने रणथंभौर किले में ही 32 छत्रियाँ बनाई है, जिसे कहा जाता है न्याय की छतरी, यानी द सिनोटेप ऑफ जस्टिस। हमीर देव ने अपनी बेटी पद्मला के नाम पर ही एक पौंड बनाया है जिसका नाम है पद्मला पौंड। इसके अलावा कुछ 1 मार्क से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पोएट बीजादित्य जो है वो हमीर के महल में रहा करते थे, हमीर के दरबार में रहा करते थे। हमीर की मृत्यु के बाद में चौहानों की जो ब्रांचेस थी रणथंभौर में वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद कोई चौहान उसमें रूल नहीं कर पाए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट हमीर देव चौहान, वेरी पावरफुल रूलर ही वॉज। काफ़ी हिस्टोरियंस उसकी तारीफ करते हैं, काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। आप इस राइट साइड में इमेज में देख सकते हो, ये व्यक्ति जो है वीरता और स्वाभिमान का पर्याय है। महाराणा प्रताप रूलिंग पीरियड 1572 से लेकर 1597 के बीच में इसका रूलिंग पीरियड है। सो पर्सनल बैकग्राउंड की बात करते हैं। इनका बर्थ जो है 9 मई 1540 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को होता है, कुंभलगढ़ किले के बादल महल में। फिर इसके बाद में इनके फादर उदय सिंह, मदर जयवंता बाई, वाइफ अजबदेव पंवार, और उनका एक पुत्र अजबदेव पंवार से हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। इनकी शादी अजबदेव पंवार से 1557 में होती है और अजबदेव पंवार से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। शी गेव बर्थ टू अमर सिंह ऑन 16 मार्च 1559 सी। जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे तो इनके फादर जो है वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा, मॉडर्न डे गोगुंदा नाम की प्लेस जो है वो उदयपुर में है,
गोगुंदा में इनके पिताजी जो थे, होली वाले दिन पर, होली के दिन में ही इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। उदय सिंह का अंतिम संस्कार गोगुंदा में किया जाता है और ऑन दैट सेम डे महाराणा प्रताप के क्या हो जाता है, कोरोनेशन हो जाता है, यानी राज्याभिषेक हो जाता है। राज तिलक लगा के जयकारा करके इन्हें राजा बना दिया जाता है। ही वॉज डिक्लेयर्ड किंग, ही वॉज अनाउंस्ड एज किंग, महाराणा, ये इन्हें बना दिया जाता है। एक बात है कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। आपको याद होगा कि अकबर ने अपनी ताकतों का एग्जीबिशन करके राजपूत राजाओं को अपने फेवर में किया था, और वो एग्जीबिशन 1570 में किया था, सो कॉल्ड नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। क्या है? नागौर कोर्ट ऑफ अकबर। ये वही है नागौर कोर्ट ऑफ अकबर जिसमें उसने अपने पावर को एग्जिबिट किया था और कई राजाओं को अपने फेवर में लिया था, बट महाराणा प्रताप को नहीं ले पाया। तो अब क्या करता है ये महाराणा प्रताप को अपने फेवर में लेने के लिए? ही सेंट 4 ग्रुप्स। 2018 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, नेम द 4 ग्रुप्स सेंट बाय अकबर टू फोर्स महाराणा प्रताप टू एक्सेप्ट हिज सवर्निटी, यानी अपनी अधीनता स्वीकार कराने हेतु, महाराणा को मजबूर कराने हेतु अकबर ने 4 ग्रुप भेजे, उनके नाम बताइए। तो सबसे पहले 1570 में एक ग्रुप भेजा था 1570 में, तो नागौर कोर्ट ऑफ अकबर वॉज हेल्ड। जो पहला ग्रुप था वो था जलाल खान का, 1572 में भेजा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जलाल खान। 1572 में प्रताप ने उसे मना कर दिया, बोला मैं अपना राज्य स्वतंत्र चाहूँगा, अकबर के अधीन नहीं रखना चाहूँगा। सेकेंड ग्रुप ये मानसिंह के लीडरशिप में भेजा गया था, और ये भेजा गया था 1573 जून में। अकबर ने, माफ़ कीजिए, महाराणा प्रताप ने उसे भी मना कर दिया। थर्ड ग्रुप वॉज सेंट अंडर भगवान दास, आमेर का राजा था भगवान दास, उसे अक्टूबर 1573 में भेजा गया, उसे भी मना किया। एंड फोर्थ ग्रुप टोडरमल के लीडरशिप में भेजा गया था दिसंबर 1573 में, उसे भी क्या किया जाता है, मना कर दिया जाता है। तो जब ये सारे के सारे विकल्प फेल हो जाते हैं तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है, और होता है फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। एंड 1576 आप देखेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, ये उसी युद्ध का एक दृश्य है, सीन ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एज यू कैन सी बिलो इन दिस इमेज। तो इस युद्ध की क्या घटना थी, इस युद्ध में कितने लोग तबाह हुए थे, क्या घटना थी, कैसी व्यवस्थाएं थी। 3 अप्रैल 1576 मानसिंह अजमेर से रवाना हुए अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर, माफ़ कीजिएगा, अजमेर की तरफ रवाना हुए अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर। एंड ही लेड हिज फर्स्ट कैंप एट मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नाम की प्लेस है, वहाँ पर वो पहला कैंप लगाते हैं। इस युद्ध की जो है नेतृत्व वो मानसिंह के अंडर में होता है, और उसका हेल्पर होता है आसफ खान। असिस्टेंट वाज आसफ खान, मेन इंचार्ज वाज मानसिंह। मेक योरसेल्फ क्लियर, मेन इंचार्ज वाज मानसिंह एंड असिस्टेंट वाज आसफ खान। इन दोनों के लीडरशिप में, जॉइंट लीडरशिप में एक सेना भेजी जाती है ऑन 3 अप्रैल 1576। ठीक है, आर्मी वॉज सेंट दैट रीच्ड मांडलगढ़ इन भीलवाड़ा, कैंप लगाती है। वहीं महाराणा प्रताप को इसके बारे में पता चल जाता है। महाराणा प्रताप के पास कुछ ही सैनिक थे। तो ऑन द अदर हैंड महाराणा प्रताप लेड हिज कैंप इन द नैरो वैली ऑफ हल्दी घाटी। वो हल्दी घाटी में क्या लगाते हैं, अपनी सैन्य छावनी लगाते हैं, और युद्ध का दिन होता है 18 जून 1576। ऑन 18 जून 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट, जो कि बहुत बड़े फेमस बैटल्स में से एक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी।
चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट अटैक ऑफ राजपूत्स ऑन द मुगल आर्मी वॉज सो पावरफुल। इतना पावरफुल था पहला हमला राजपूतों का कि मुगल आर्मी जो है हर दिशा में भाग गई अपनी जान बचाने के लिए। महाराणा प्रताप की तरफ से इसका लीडरशिप, इसका नेतृत्व जो है हकीम सूरी की तरफ से था। हकीम मंसूर्स लीडरशिप वाज सक्सेसफुल इन द फर्स्ट फेज। इस समय में मुगल इतिहासकार बदाऊनी भी मौजूद हुआ करता था और वो भी भाग खड़ा हुआ। अब इन सबको भागते हुए देखकर मिहत्तर खान ने, जो कि मुगलों का ही एक इंचार्ज था, उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि हमारे बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं युद्ध लड़ने। तो जब ऐसी अफवाहें फैलाई जाती थी कि बादशाह खुद आ रहे हैं युद्ध लड़ने, तो सेना के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता था और मुगल सेना जो भाग रही थी, इधर उधर दौड़ रही थी, बचकर जा रही थी, उसको एक पावर मिलता है और वो आ जाती है अपने पाले में और वापस से ये सेना संगठित होने लग जाती है। अकबर्स आर्मी बिकेम ऑर्गेनाइज्ड एट दिस पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे हम बात करते हैं रक्त तलाई नाम की जगह पर भी एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है। ये घमासान युद्ध हाथियों का होता है। सो दिस फियर्स फाइटिंग वाज between the elephants of Rajput sides and between the elephants of Mughal side। प्रताप के हाथी, जिनके में से एक का नाम था पूना और दूसरे का नाम था राम प्रसाद, ये लड़ बैठे मुगलों के हाथियों से, जिसमें से एक का नाम था गजमुक्त और एक का नाम था गजराज। भयंकर लड़ाई हो रही थी, देखने लायक युद्ध हो रहा था। तो जैसे लड़ाई हो रही थी उस समय राम प्रसाद नाम के हाथी का जो महावत था वो युद्ध में मारा जाता है और उसके मारे जाने का फ़ायदा उठाते हुए राम प्रसाद को मुगल अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अकबर को भेंट देते हैं। अकबर इस राम प्रसाद का नाम रिप्लेस कर देता है और इसे पीर प्रसाद कर देता है। पीर प्रसाद नया नाम रख देता है इस राम प्रसाद नाम के हाथी का। आफ्टर दैट वी विल कॉल नेक्स्ट, दैट इज मुगल आर्मी सराउंडेड महाराणा प्रताप। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को घेर लिया जाता है। कैसे? इससे पहले आप ऐसे समझिए इसमें कि महाराणा प्रताप जो है वो मानसिंह को ख़त्म करने के लिए अपने फेथफुल हॉर्स चेतक, भरोसेमंद घोड़े चेतक की मदद से मानसिंह की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मानसिंह अपने हाथी मर्दाना पर सवार थे। चेतक ने अपना पहला पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर रखा और महाराणा प्रताप ने स्थिति का फायदा उठाया एंड ही स्ट्रक अ सीवियर ब्लो ऑफ हिज स्पीयर अपॉन मानसिंह। मानसिंह पर अपने भाले का जोरदार प्रहार किया। बट हैपेंड व्हाट, मानसिंह उस समय बच गया। बचा जरूर था लेकिन उसके जो पीछे लकड़ी का जो स्ट्रक्चर था वो गिर चुका था और उसके पीछे जो है बॉडीगार्ड जो था उसका, जो उसके पीछे बैठा हुआ था, वो मर जाता है। इसी के बीच में जो हाथी के सूंड में जो खंजर होते हैं, पॉइजनस डैगर, वो चेतक के पैर को काट देते हैं और चेतक जो है उस समय थोड़ा बहुत घायल हो गया होता है। सो मुगल आर्मी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। एट दैट सच टाइम प्रताप वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। बड़ी सादड़ी का एक व्यक्ति झाला मन्ना, वो मुगल आर्मी को चीरते हुए महाराणा प्रताप की तरफ जा पहुंचता और उन्हें कहता है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना रॉयल सिंबल मुझे दे दीजिए, यानी कि जिससे ऐसा लगे कि झाला मन्ना नहीं, यह महाराणा प्रताप है। और लोग मुझ पर टूट पड़े महाराणा प्रताप समझकर। महाराणा प्रताप ऐसा नहीं चाहते थे कि झाला मन्ना कुर्बान कर दे अपनी जान को, लेकिन फिर भी झाला मन्ना ने इस महाराणा प्रताप को कसम दे दी, जिसकी वजह से मानसिंह को बैटलफील्ड छोड़कर जाना पड़ा, रॉयल सिंबल उसे देना पड़ा, राज चिन्ह देना पड़ा और मुगल आर्मी ने धोखे में आकर झाला मन्ना की तरफ हमला कर दिया ज़ोरदार। और बाद में पता चला कि ये महाराणा प्रताप नहीं है, महाराणा प्रताप कोई और है, ये हमें धोखा दिया गया है
और फाइनली झालामन्ना जो है अपने मालिक को तो बचा लेता है, बट ही गॉट सेक्रीफाइस्ड, ही रिसीव्ड मार्टियरडम, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करेंगे महाराणा प्रताप फेथफुल हॉर्स चेतक डाइड इन बलीचा। जब वो एक नाला पार कर रहे थे बलीचा में, तो उसी समय चेतक की मौत हो जाती है। वास्तव में जो लड़ाई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, इट वॉज नॉट अ रिलीजियस वॉर, ये एक स्ट्रगल ऑफ डोमिनेंस था बिटवीन टू पॉलिटिकल पावर्स। दो विचारों का युद्ध था कि मुझे तुम्हारे अधीन नहीं रहना है, एक कहता था मुझे तुम्हें अपने अधीन रखना है। इन दोनों के बीच में था। इसी दौरान जो है शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई, जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में नहीं था बल्कि अकबर के साथ था, वो महाराणा प्रताप के पास आया उस टाइम पर और उनसे माफ़ी मांगने लग गया। उसे शर्म आई अपने इस कुकृत्य के लिए। प्रताप का दिल इतना बड़ा था कि उसने उसे अपने गले लगा लिया, माफ़ कर दिया। खैर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें एक जानकारी मिलती है वो है वंशावली और राज प्रशस्ति, जो कि लिखी गई है रणछोड़ भट्ट के द्वारा, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई है। हिस्टोरियन जेम्स टोड ने जो है इस पूरी घटना को ध्यान में रखते हुए हल्दी घाटी के युद्ध को कंपेयर किया है मेवाड़ थर्मोपल्ली से। अभी क्या है मेवाड़ थर्मोपल्ली? देखिए, थर्मोपल्ली इज़ अ प्लेस इन ग्रीस, मॉडर्न डे यूरोप का एक कंट्री है ग्रीस के अंदर एक प्लेस है थर्मोपल्ली नाम की, बहुत ही हल्दी घाटी लाइक जस्ट प्लेस है वो। वहाँ पर बैटल हुई थी 300 पीपल ऑफ ग्रीस वर्सेस 1 लाख पीपल ऑफ पर्शिया। तो इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। तो उससे कंपेयर किया कि देख, ये वाला युद्ध उस वाले युद्ध की तरह था, मतलब आज जो लड़ाई हुई है हल्दी घाटी की, वो उस वाली थर्मोपल्ली वाली लड़ाई के कंपेयर में थी। तो इट्स जस्ट कंपेरिजन, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन से कंपेयर किया है। इज द क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।